हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं द लिस्ट इनक्रेडिबल हल्क। तो इस स्टोरी का आपको नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि हम इसमें क्या देखने वाले हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न की लिस्ट के अंदर एक और नाम है जो कि है हल्क। उसको हल्क से अपनी जान छुड़वानी है, उसका नाम और निशान मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना है ताकि वो अमेरिका या किसी और चीज़ के लिए कोई बड़ा खतरा ना बन सके, और खासकर उसके खुद के लिए। तो आपको याद होगा कि हल्क के हवाले से पिछला बहुत कुछ होता हुआ आया है। किस तरह से हल्क का बेटा स्कार जो अर्थ के ऊपर आया, पहले हल्क को मारना चाह रहा था, लेकिन जब उसको हल्क नहीं मिला तो बैनर ने उसको ट्रेन करना शुरू करा। और अभी बैनर और उसका बेटा स्कार जो है वो दोनों एक साथ घूम रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो उसको ट्रेन कर सके, इस दुनिया में रहना सिखा सके। लेकिन स्कार का जो गोल है अल्टीमेटली वो ये है कि उसको इनक्रेडिबल हल्क को मारना है, बैनर को नहीं, हल्क को मारना है। और इसमें बहुत बड़ा फर्क है जो कि स्कार की नज़र में है। तो आज की इस वीडियो के बेसिकली अंदर हम यही देखने वाले हैं जो हम अपनी पिछली स्टोरीज देखते हुए आ रहे हैं। वो यहाँ पे एक ब्रिज का काम करेंगी और ऑसबॉर्न की डार्क एंड के अंदर हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो गाइस, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और असम सीरीज को मेरे चैनल पर देखने के लिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यू मैक्सिको की एक फैसिलिटी के अंदर, जहाँ पे केट विंसब्रो, आपको याद होगा कि जो हल्क के रिलेटेड एक कैरेक्टर है जो कि वार बाउंड के साथ उसको यहाँ पे किसी चीज़ से बांधा हुआ है, और वो कहती है कि तुम लोगों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन वहीं से एक औरत उससे कहती है कि आई एम अफ्रेड कि आपके पास इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है डॉक्टर विंसब्रो। तो कहती है कि मैं एजेंट ऑफ शील्ड हूँ। तो कहती है कि जाहिर सी बात है, आपको ये तो पता ही होगा कि शील्ड अब डिसबैंड हो चुकी है। अब उसके सारे के सारे एम्प्लॉय नॉर्मन ऑसबॉर्न की हैमर के लिए काम करते हैं, और इस वक्त हमारे पास जो है एक लीगल अथॉरिटी है इस तरह के एजेंट्स को क्वारंटाइन करने की, जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं और हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जैसा कि तुम्हारे ऐसे एजेंट्स। तो तुम जिसको काबू करना चाहती हो वो कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो एक तोहफा है जो कि मुझे दिया गया है। ये ओल्ड पावर शेडो पीपल्स की है जो कि प्लेनेट ऑफ सकार पर रहने वाले हैं, और ये मुझे दी गई है हीरोइन द वॉर बॉन्ड के जरिए जब वो हमारे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक ज़बरदस्त किस्म की पावर है जिसको जब हम आपकी बॉडी में से एक बार निकाल लेंगे तो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डिफेंडिंग टूल बन जाएगी। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विंसब्रो, आप जो है बहुत जल्द एक हीरो बनने वाली हैं, तो इसको दोबारा से हिट करो। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली विक्टोरिया हैंड जो है यहाँ पे इसके अंदर की जो ओल्ड पावर है जो कि इसको हीरोइन के जरिए मिली है उसको बेसिकली निकालना चाहती है, क्योंकि आप सबको पता है कि ओल्ड पावर एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की पावर है जिसके जरिए आप प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स तक को हिला सकते हैं। और जिन लोगों ने हल्क की पिछली स्टोरीज कुछ देखी है, प्लेनेट हल्क, वर्ल्ड वार हल्क वगैरह, वो इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर्स उसको जो यहाँ पे टॉर्चर कर रहे होते हैं और झटका देते हैं। तो वहीं पे वो बोलती है विक्टोरिया कि तुम रुक क्यों गए। तो कहता है कि मैम ये चीज़ इसको जान से मार डालेगी। तो वो कहती है लेकिन ये चीज़ काम तो कर रही है ना, अगर ये सक्सेसफुली इसकी पावर्स को कंटेन कर रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको साथ क्या होता है, तुम्हें बस ये काम करना है, हमें सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर से साइफन करनी है। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है जैसा आप कहें। तो कहती है हाँ बिल्कुल, इसको कैरी ऑन रखो, रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पर केट बोलती है कि जब मेरे दोस्तों को इस बारे में पता चलेगा तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो वो पूछती है तुम्हारे दोस्त, तुम वॉर बॉन्ड्स की बात तो नहीं कर रही हो कोई? वो बंच ऑफ एलियन मसल हेड जो कि अपने आप को यहाँ पे आगे हीरो समझने लगे हैं, वो तुम्हें आज यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आने वाले हैं। और वहीं पे हम देखते हैं विक्टोरिया, वहीं पे हम देखते हैं कि एक बेल बजती है और वो कहती है विक्टोरिया, वो लगता है कि लंच टाइम हो गया है, चलो देखते हैं कि लंच टाइम से वापसी आने तक तुम लोग ये काम करते हो कि नहीं। लेकिन अगले पल वो कहती है कि नहीं, ये अलार्म कुछ अलग लग रहा है, आखिरकार ये अब कौन है। वहीं से हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर होता है, और कहता है कि मैं कोई और नहीं सिर्फ उसका एक दोस्त हूँ। तो वहाँ पे वो बोलती है कि डैम इट, ये तो बैनर है, सब चीज़ों को फौरन यहाँ से बंद करो, उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है अजीब व गरीब कैनन से उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे जो है ब्रूस बैनर ऐसे ही नहीं आया बल्कि पूरी तैयारी के साथ आया है, और उसके पास एक ज़बरदस्त किस्म की बैनर टैग की शील्ड है जो कि इन सारी की सारी गोलियों को डॉच कर देता है, और अपनी एक छोटी सी डिवाइस के जरिए जो है वो पूरे के पूरे इनके सिस्टम को हैक करके वहाँ अंदर घुसता है, और कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें जो है यहाँ पे एक लॉकडाउन करना है, डैम इट तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तो कहता है कि मैम हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो हमारे मेन कॉरिडोर के अंदर है और ऑटोमेटिकली सारे डोर्स खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं, वो हमारी हर चीज़ के ऊपर टेक ओवर कर रहा है। ज़रा एक मिनट, अगर वो हर चीज़ को हैक कर चुका है तो उसका मतलब
और वहीं अगले पल से पीछे से देखते हैं कि केट विंसब्रो आज़ाद होती है और कहती है हाँ बिल्कुल, इसका मतलब कि मैं भी अब आज़ाद हो चुकी हूँ। और वो उसको एक ज़ोरदार किक मारती है जिससे वो उड़ के पीछे जाती है। लेकिन यहीं से केट भी उसके ऊपर दोबारा पलट के अटैक करती है और कहती है तुम्हें लगता है कि तो वाकई में तुम्हारे पास यहाँ पे चांस है, तुम इतनी ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम इस वक्त एक ऐसी फैसिलिटी के अंदर जो कि 6 लेयर ऑफ अबंडेंस से भरी हुई है, यहाँ पे खतरनाक किस्म का डिफेंस सिस्टम हमने बिल्ड किया हुआ है जिसको हराना ये इम्पॉसिबल सी बात है। और इस तरह हम देखते हैं कि बैनर को यहाँ पे चारों तरफ से एक अजीबोगरीब बड़े बड़े रोबोट जो यहाँ के घेर लेते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया बैनर, अब तुम जो हल्क भी नहीं हो, ये तुम नहीं कर सकते हो। ये तुमने बात बिल्कुल ठीक करी, मैं हल्क तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं उसका बाप ज़रूर हूँ। और यहीं से हम देखते हैं कि बैनर जो है अपने साथ स्कार को भी लेकर आया होता है और वो यहाँ पे आता है और अपनी बड़ी तलवार के जरिए इन सारे के सारे लोगों का काम तमाम करना शुरू करता है। यहीं से हम जो है 37 आवर्स के बाद शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे विक्टोरिया नॉर्मन ऑसबॉर्न को सारी की सारी बात आके बता रही है। और ऑसबॉर्न पूछता है जब मैंने आखिरी बार सुना था तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे अपने बाप को मारने आया था मिस हैंड, क्या ये ठीक नहीं कहा मैंने? तो कहती है कि हाँ वेल हमने भी इसी बारे में सुना था, लेकिन आई गेस उन लोग के बीच शायद कोई बातचीत वगैरह हो गई और अब वो उसको मारना ना चाहता हो डायरेक्टर ऑसबॉर्न। तो ऑसबॉर्न कहता है कि ये तो हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि बैनर इसके बाद अगले ओल्ड पावर फैसिलिटी के अंदर जाएगा और उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी मैंने सारे के सारे लोगों को अलर्ट कर दिया है, वहाँ पे कंप्लीट सील और एवैक्यूएशन जो है जारी हो चुकी है और शटल्स को भी मैंने प्रीपेड करा दिया है हमें उससे निपटने के लिए, हम उसके लिए तैयार रहेंगे, हमें सिर्फ एक टीम को पिक करने की ज़रूरत है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल सुन के अफसोस हुआ कि तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो कि तुम एक टीम पिक करने के लिए अभी तक इंतजार कर रही हो, तुम्हें ये ऑलरेडी कर देना चाहिए। तो कहती है कि आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था, हमें शुरू से ऐसा लगता था कि हल्क जो है हमारे लिए एक थ्रेड है, बैनर नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलते हैं देखो अब तुम कर रही हो ना बिल्कुल बच्चों वाली बात, नो मैटर हल्क का कोई भी पर्सोना हमारे सामने क्यों ना हो, वो उस वक्त ग्रीन सकार बना हुआ, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बना हुआ या कोई और दूसरा हल्क का पर्सोना हमारे सामने क्यों ना हो, लेकिन एज लॉन्ग एज बैनर उसके अंदर बैठा हुआ उसको चला रहा है, असल सारी की सारी कहानी जो है बैनर की है। तुम लोग आज तक गलत समझते हुए हो, हमें जो है हल्क की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो बैनर है। बैनर इस दुनिया के ऊपर प्रोबेबली 4th स्मार्टेस्ट पर्सन है और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। और फॉर सम रीज़न ना जाने क्यों लोग उसको आज तक हीरो समझते हुए हैं, जबकि उसके पास एक ऐसा दिमाग है जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का दिमाग है। और इसी वजह से मैं डर रहा हूँ और उसको सबड्यू करना चाहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि उसने अपने बेटे को भी शायद कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करी है, उसको कुछ तरीके वगैरह सिखा रहा है, तो इसलिए अब उसका बेटा भी मेरी लिस्ट के अंदर शामिल है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट के अंदर से इसका नाम बहुत जल्दी मैं क्रॉस कर दूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मैं इस चीज़ों में कभी भी देरी करना नहीं चाहूँगा। तो कहती है कि ऑल राइट, फिर हमें इस टीम के अंदर एरियज ऑफ सेंट्री को तो रखना ही होगा, सही कहा मैंने? तो उन्होंने कहता है कि नहीं, इस जॉब के लिए हमें ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग दिमाग की ज़रूरत है जो स्मार्टर हो, जो कि ज़्यादा एक्सपेंडेबल हो। तो विक्टोरिया कहती है कि ऐसा कौन हो सकता है? और यहीं से हम 12 घंटे के बाद शिफ्ट होते हैं एक जहाज़ के अंदर, जहाँ पे बेसिकली विक्टोरिया हैंड के साथ यहाँ पे मून स्टोन यानी कि मिस मार्वल को भेजा गया है हल्क और उसके बेटे को सबड्यू करने के लिए। और वहीं पे वो कहती है कि आखिरकार ऐसा भी काम क्या हो गया था कि तुमने मुझे इतनी सुबह ही उठा दिया, तुम्हें पता है ना कि मैं सुबह आराम से उठती हूँ। तो कहती है कि आप उठ जाओ मून स्टोन और अपना मुंह बंद करके रखो, आई नो एग्जैक्टली कि तुम क्या कर रही थी। तो कहती है कि हाँ ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो मेरे सामने। तो कहती है देखो ऑसबॉर्न ने जो है तुम्हें दिमाग के लिए तुम्हें पिक किया है और मैं नहीं चाहती कि ऑसबॉर्न की ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाए। तो कार्ला बोलती है कि हाँ और मैंने भी तुम्हारी फाइल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी विक्टोरिया, तुम अपने दिमाग के अंदर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह घुमा फिरा लेती हो, लेकिन अफसोस ये सारी चीज़ें जो है बैनर को टेक डाउन करने में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली हैं। और कहती है कि हाँ और मैंने तुम्हारी फाइल भी पढ़ी है कि किस तरह से हल्क जो है तुम्हें पहले भून चुका है एक बार, तो एग्जैक्टली तुम्हारे करियर के अंदर ये एक अच्छा काम नहीं है कि तुम उल्टा हल्क के बेटे से लड़ने जा रही हो, लेकिन अफसोस के साथ तुम एक साइकोपैथ और साइकेट्रिस्ट भी हो और इसी वजह से तुम जो हमारी इस जॉब के अंदर थोड़ा बहुत काम आ सकती हो और इसीलिए तुम्हें इस मिशन के ऊपर लिया गया है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं उनके एक प्लेन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है उनका प्लेन एकदम अचानक क्रैश होता है हवा के अंदर। और वहीं पे कार्ला बोलती है तो मुझे गैस करने दो, कहीं ये भी पार्ट ऑफ प्लान तो नहीं है? तो कहती है एग्जैक्टली ये भी हमारे प्लान का हिस्सा है। और वो वहाँ पे बोलती है कि मैंने ये सिर्फ इसीलिए करा था कि बैनर हमारी इस बेड को ले ले और अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर कर सके, और वो मुझे मिल गई है। और यहीं हम देखते हैं कि स्कार और बैनर खड़े हुए होते हैं और वो स्कार बोलता है कि बहुत अच्छा मूव था तुम्हारा। तो बैनर बोलता है कि नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ जो है प्लान के मुताबिक जा रही है। और अगली बार हम देखते हैं कि उनकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा मिसाइल्स आके गिर रहे होते हैं और वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है उस पहाड़ी के ऊपर। लेकिन यहीं पे स्कार जो मिसाइल्स को अपने हाथों से ही काट रहा होता है और बैनर अपनी शीट के अंदर बिल्कुल आराम से बैठा होता है जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, और कहता है कि एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि मुझे कब झुकना है और तुम्हारी तरह तो नहीं। और वहीं पे एक मिसाइल आके देखते हैं स्कार को लगता है और वो दूर पीछे जाके गिरता है। थैंक यू वेरी मच मिस हैंड, अब मुझे जो है आपने खुद का ऑसबॉर्न टैग मेरे हाथों सौंप दिया है। और इसी तरह हम देखने के जो मिसाइल्स जिसकी तरफ शूट किए थे बैनर ने उन सबको हैक करके उन्हीं मिसाइल्स को रीडायरेक्ट कर दिया है और वो दूसरी वहाँ पे जो एक ओल्ड पावर फैसिलिटी बनाई गई है जहाँ पे वो ओल्ड पावर को खींच रहे हैं उसके ऊपर जाके फेंक देता है। कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि अब मैं हल्क नहीं रहा तो मुझे कुछ और अल्टरनेटिव तरीके भी चाहिए चीज़ों को स्मैश करने के लिए जो तुमने मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि विक्टोरिया हैंड आती है और कहती है कि नहीं ब्रूस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो वहाँ पे पीछे से आती है उसको शूट करती है और कहता है कि आउच, इसमें तो तकलीफ हुई है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने जो है मेरी मिसाइल की इस बेट को ले लिया। मतलब तुम जब उसके अंदर लगे हुए थे तो तुमने मुझे मौका दे दिया अपने इतना करीब आने के लिए, और तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए इतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है। और वहीं पे हम देखते हैं कि विक्टोरिया एक अजीब किस्म का बॉम्ब जो है उसकी तरफ एक्टिवेट करके फेंकती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बैनर एक किस्म की बबल के अंदर फंस जाता है और कहती है इसका नाम है टाइम बॉम्ब, लेकिन ये एक अनयूजुअल वैरायटी के अंदर है। तुम 10 फुट के डायमीटर के अंदर किसी भी पर्सन के पास ये फेंक दो तो उसके आसपास का जो वक्त है वो 1000 की स्पीड से स्लो हो जाएगा, लेकिन तुम जो हो अपने रियल टाइम के अंदर ही रहोगे। और तुम्हारी हाइपर रिएक्टिव शील्ड जो है वो इतनी ज़्यादा भी क्विक नहीं है कि इससे बच सकें। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो गन लोड करके उस शील्ड के अंदर गोलियां चला रही होती है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जब वो क्लिक करती है तो गोली चलती नहीं है। तो कहती है कि डैम इट ब्रूस, तुम्हारा दिमाग को ज़्यादा ही तेज़ है, लगता है कि तुमने पूरी की पूरी हवा को ही सीडेट करके रखा हुआ था टाइम से पहले ही। क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे बैनर ने कुछ नैनो पार्टिकल्स छोड़े हुए थे जो कि उसकी गन के ट्रिगर को जाके जैम कर देते हैं। और ये चीज़ें हमें यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में दिखाई जा रही है। अगर आप गौर करें कि बैनर इस वक्त कौन सी टाइप को अपनी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। तो वहीं पे विक्टोरिया अपना ब्लेड निकालती कहती है आई गेस सब चीज़ों को उन्हीं तरीके से करना पड़ेगा जैसे पहले ज़माने में की जाती थी। और यहीं से दूसरी तरफ हम स्कार और मूनस्टोन के पास शिफ्ट होते हैं और वो यहाँ पे दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और कहती है कि वो जो फैसिलिटी है अभी भी तुम्हारी ओल्ड पावर को खींच रही है स्कार, और तुम्हें लगता है कि तुम उसके बगैर मुझे मार सकते हो। और वहीं पे स्कार उसके गर्दन पकड़कर कहता है कि बिल्कुल, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी मसल के रख सकता हूँ। और सही कहा तुमने, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारे इस बड़े से भद्दे दिमाग के अंदर एक छोटी सी थॉट है जो कि आ रही है और मुझे मारने से रोक रही है। तुमने कहा था एक बार कि तुम अपने बाप को मरा हुआ देखना चाहते हो। वेल, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहती हूँ। तो कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं हल्क को जान से मारूंगा, प्यूनी लिटिल बैनर को नहीं। मेरे लिए ये दोनों बातें ही काम करेंगी। और वो अगले पल जो स्कार को उठा के दूर फेंकती है। और यहीं से विक्टोरिया बोलती है कि तुम्हें अब हिलने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, इसके अलावा तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम हिल भी नहीं सकते हो। लेकिन वहीं पे बैनर जो है अपनी छोटी सी डिवाइस के जरिए इतने स्लो टाइम के अंदर भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। और वहीं पर सामने जो एक ऑसबॉर्न का मिसाइल होता है उसको एक्टिवेट करता है और जिससे वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। कहती है कि तुम्हारे दिमाग को ज़्यादा ही तेज है बैनर, मिसाइल जो कि इस बबल से बाहर था और तुमने उसको हिट भी कर दिया, लेकिन अभी भी मैं तुमसे 1000 टाइम फास्टर हूँ। तो इसलिए अपनी अगली ट्रिक को जो है सोच समझ के इस्तेमाल करना, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन यहीं से अगले पल हम देखते हैं कि स्कार आता है और बैनर को खींचता हुआ उस बबल से बाहर निकलता है। और यहीं से कार्ला आती है और कहती है कि अब घबराने की जरूरत नहीं है विकी, अब ग्रोन अप्स जो है वो आपस में शो चला रहे हैं और उनके बीच बातचीत हो गई है। लेकिन स्कार वहीं पे विक्टोरिया के जो है इस गर्दन पे ब्लेड रखता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। तो वहीं पे कार्ला कहती है इट्स ऑल राइट स्कार, हर चीज़ वैसी हो जाएगी जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। अब तुम जो हो अपने उस प्यूनी ह्यूमन को रिलीज़ करो ताकि मैं तुम्हारे उस प्यूनी ह्यूमन को रिलीज़ कर सकूँ। तो बैनर बोलता है कि नहीं कार्ला, तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो कार्ला बोलती है कि बैनर तुम अपने आप को यहाँ पे जान से मरवाना चाहते हो। मैं नहीं जानता कि तुमने उसके साथ क्या डील करी और तुम्हें किस बात पे उसने एग्री किया है, लेकिन तुम उसको नहीं जानती हो। स्कार जो है वो बिल्कुल सैवेज है, उसको किसी की परवाह नहीं है, वो उसको जान से मार भी देगा और उसको परवाह तक नहीं होगी। तो कार्ला बोलती है बेबी तुम मुझे अच्छी तरीके से नहीं समझते हो बैनर, क्योंकि मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। तो विक्टोरिया बोलती है कि थैंक्स अलॉट, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम देखते हैं स्कार वहाँ पे किसी चीज़ को सेंस करता है और सूंघ रहा होता है और वो वहाँ मुस्कुराता है और अगले पल जो विक्टोरिया को छोड़ देता है और कहता है कि अब जाओ यहाँ से। और इस तरह कार्ला भी बैनर को छोड़ती है और स्कार जो है बैनर को उठा के वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और बैनर पूछ रहा होता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं एक ब्रिज के नीचे जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं। ऑल राइट किड, अब बताओ कि उसने आखिरकार तुमसे क्या डील करी है। कि उस शाइनी वुमेन ने मुझसे जो है ऑसबॉर्न के प्लान शेयर करे हैं। वो जो फैसिलिटी जिसको हम बर्बाद करने गए थे वो सिर्फ एक ओल्ड पावर फैसिलिटी नहीं थी, बल्कि वो एक किस्म का गामा लैब था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गामा पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रूस बैनर की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और वो अपनी डिवाइस निकाल के चेक करते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिरकार ये क्या है, ये इतने बड़े इडियट्स हैं। तो वहीं पर स्कार बोलता है उनका असल प्लान ये है कि वो तुम्हें दोबारा हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और उसके बाद तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसके क्या क्या प्रोटोकॉल है जिनको समझने की ज़रूरत है। मे भी उन लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया हो, लेकिन वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि मैं हल्क बन के रहूँगा, आज नहीं तो कल। तो कहता है कि हाँ, लेकिन अब तुम जो हो जल्दी हल्क बनोगे और मेरे सामने आओगे। और यहीं से ऑसबॉर्न हम देखते हैं यहाँ पे विक्टोरिया से पूछता है तुम क्यों अपना मुंह बना के खड़ी हो, क्या तुम्हें लव हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं है। तो विक्टोरिया बोलती है कि बिल्कुल सर। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑसबॉर्न जो है ब्रूस बैनर वाली लिस्ट के ऊपर एक टिक लगा देता है। मतलब सॉर्ट ऑफ उसका काम हो भी गया है और नहीं भी हुआ है। मतलब वो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता था और एक तरह से अब स्कार को इसने जो इसके खिलाफ कर दिया है और स्कार अब इंतजार करेगा कि जैसी वो हल बने वो उसको खुद ही खत्म कर देगा। तो ऑसबॉर्न के लिए ये भी ठीक है ताकि उसको कुछ काम करना भी ना पड़े और खुद ही स्कार जाके अपने बाप का काम तमाम कर दे। दी एंड। सो गाइस, हमारा यहाँ पे ये वन शॉट कॉमिक खत्म होता है जो कि था डार्क एंड द लिस्ट इनक्रेडिबल हल्क। और इसके अंदर बेसिकली हमने देखा कि किस तरह से हल्क को जो है उन्होंने दोबारा गामा पार्टिकल से म्यूटेट करना शुरू कर दिया है और उसके अंदर के जो गामा पार्टिकल्स हैं वो एक्सीलरेट होना शुरू हो गए हैं। और वैसे भी आप सब ये जानते ही थे कि आज नहीं तो कल उसको दोबारा हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होना ही था, चाहे वो हल्क कितना भी ना बन पा रहा हो। तो अभी के इसके आगे कि हमारे पास हल्क के 2 और एपिसोड्स बाकी है जिसके अंदर हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे डार्क रेन के अंदर और देखेंगे कि आगे जाके और क्या क्या चीज़ हमारे सामने आती हैं।
यहीं पे आपने देखा होगा कि स्कार का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन होते जा रहा है। मतलब ना तो वो पहले कभी कोई बात करता था, ना ही किसी की कोई सुनता था, लेकिन अब वो जो है लोगों की सुनने भी लगा और अपने मतलब के ऊपर ही काम करने लगा है, वरना पहले सिर्फ वो सैवेज और मार धाड़ के ऊपर ही यकीन करता था। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको फौरन से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।